Get out of the way, old man. This is a five-star hotel, not a charity house. सुबह के ठीक 11 बजे शहर के सबसे बड़े 5 सितारा होटल में एक बुजुर्ग साधारण कपड़े पहने धीरे धीरे होटल की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था रमेश चंद। उनके हाथ में एक पुराना सा झोला था, लेकिन जैसे ही वह होटल के गेट पर पहुंचे, गार्ड के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। गार्ड ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा, आप यहां कहां आ गए? क्या काम है आपका यहां? रमेश चंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरी यहां बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपनी साथी से कहा, अरे देखो तो बाबा कह रहे हैं इनकी यहां बुकिंग है। गार्ड ने फिर रमेश चंद से कहा, बाबा देखो, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि यह होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े बाबू लोग आते हैं यहाँ, कोई आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने में होटल की रिसेप्शनिस्ट नेहा शर्मा ने यह बातचीत सुन ली। उसने अपनी नजरें रमेश चंद पर डाली, सिर से पांव तक उन्हें देखा और होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान स्वागत की नहीं बल्कि ताने और उपेक्षा की थी। नेहा ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी। यह होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। रमेश चंद ने उसी सहजता से जवाब दिया, बेटी एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। नेहा ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। रमेश चंद ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े। लॉबी में मौजूद कई गेस्ट उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, मुफ्त का खाना लगता है मुफ्त का खाना खाने आया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं है कि यहाँ का एक गिलास पानी भी खरीद सके। रमेश चंद ने यह सब सुन लिया, लेकिन वे चुप रहे। वह कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गए, झोला जमीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टिकाकर खामोश बैठे रहे। लॉबी का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उन्हीं की तरफ इशारा करके बातें बना रहे थे। किसी छोटे बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, मम्मी, ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? ये तो होटल वाले जैसे नहीं दिखते। माँ बच्चे से बोली, बेटा, सब किस्मत की मार है, जब किस्मत साथ ना दे तो हर किसी की सुननी पड़ती है। इसी बीच नेहा फिर से वहां से गुजरी। उसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहां बैठाना भी रिस्क है, होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद यह खुद ही उठकर चला जाएगा। रमेश चंद ये सब सुन रहे थे, पर वह एक शब्द ना कह सके। वह सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटे तक वह यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नजर डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा, आपकी बुकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमेश चंद ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। नेहा ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर से भी मिलना है। फिर अनमने ढंग से फोन उठाया और होटल मैनेजर राजेश कुमार को कॉल लगाया। उसने कहा, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। राजेश ने दूर से रमेश चंद को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या ये हमारे गेस्ट हैं या बस ऐसे ही चले आए हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। नेहा ने वही आदेश दोहराया और रमेश चंद को और थोड़ी देर बैठने का आदेश दिया। रमेश चंद ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सारी नजरों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था। मानो कह रहे हों, सच को छिपाया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। लॉबी में रमेश चंद अब भी बैठे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ की तरह भारी हो रहा था। इसी बीच रिसेप्शनिस्ट नेहा शर्मा दोबारा उनके पास आई। उसने रूखी आवाज में कहा, बाबा, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मैनेजर साहब अभी भी बिजी हैं। रमेश चंद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। उसी समय होटल का मैनेजर राजेश कुमार अपने केबिन में बैठा हुआ किसी विदेशी क्लाइंट से फोन पर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था।
फोन रखते ही रिसेप्शन से नेहा का दोबारा कॉल आया। नेहा ने कहा, सर, वो बुजुर्ग अब भी लॉबी में बैठे हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। राजेश ने हंसते हुए कहा, बैठा रहने दो, थोड़ी देर में थक जाएगा और खुद चला जाएगा। मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। तभी वहां एक छोटा कर्मचारी आया। नाम था अजय शर्मा। वह होटल का बेल बॉय था। उसने रमेश चंद को देखा। लॉबी में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अजय की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वह धीरे से पास आकर बोला, बाबा, आप कब से बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? रमेश चंद ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, पर लगता है वह व्यस्त हैं। अजय का चेहरा कस गया। वह बोला, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूं। रमेश चंद ने सिर हिलाया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अजय तेज कदमों से मैनेजर के केबिन की ओर गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने नॉक किया और अंदर चला गया। राजेश कुमार ने इशारे से पूछा, क्या बात है? अजय ने आदर से कहा, सर, लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। राजेश ने भौएं चढ़ाई और ठंडी आवाज में बोला, अजय, तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू लोगों से दूर रहो। जी सर। वह कोई गेस्ट नहीं है, वो दरअसल मैं शायद आपसे- भूला फालतू भटका लोगों कोई से आया दूर है। रहो। अजय ने धीरे से कहा, लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। राजेश हंस पड़ा। अरे, जरूरी बात तुम्हें अंदाजा भी है, यहां कितने करोड़ का कारोबार होता है और तुम मुझे ऐसे बाबा से मिलवाना चाहते हो? अजय चुप रहा, लेकिन अंदर से दुखी था। उसने सोचा, इंसान को उसकी शक्ल देखकर कैसे ठुकराया जा सकता है क्या? बड़े पद पर बैठने से किसी को इंसानियत भूल जानी चाहिए। राजेश ने सख्त आवाज में कहा, अजय, तुम अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। अजय ने सिर झुकाया, आया और बाहर चला आया। लॉबी में लौटते ही उसने रमेश चंद की ओर देखा। उनकी आंखों में धैर्य अब भी था। अजय उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। रमेश चंद ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफी है। अजय की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि यह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं है। उनकी सादगी में एक अजीब सी ताकत छिपी थी। लॉबी का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। लोगों के ताने और ठहाके, रमेश चंद की खामोशी और अजय की बेचैनी, सब मिलकर एक अजीब तस्वीर बना रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था। रमेश चंद अब भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और सोचा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। होटल की घड़ी ने 12:30 बजाए। रमेश चंद अब और चुपचाप बैठ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से अपनी छड़ी उठाई, झोला कंधे पर टांगा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। लॉबी में बैठे कई लोगों ने फिर से ताने कसे। देखो देखो बाबा, अब मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं। रिसेप्शन पर खड़ी नेहा शर्मा ने उन्हें आते देखा। उसने झुंझुलाकर कहा, बाबा, आपको कहाँ था ना, इंतजार कीजिए, मैनेजर अब भी बिजी हैं। रमेश चंद ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में बोले, बेटी, बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर रमेश चंद सीधा मैनेजर राजेश कुमार के केबिन की ओर बढ़े। लॉबी में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उसी तरफ टिक गईं। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही रमेश चंद ने केबिन का दरवाजा खोला, राजेश अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ बाबा, बताइए, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या काम है आपको? रमेश चंद ने धीरे से झोला खोला और उसके अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल है, कृपया एक बार देख लीजिए। राजेश ने हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसकी हंसी में अहंकार साफ झलक रहा था। उसने कहा, बाबा, जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते तो उसे बुकिंग जैसी बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल बेकार है। मुझे आपके जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। यह होटल आपके बस का नहीं है। बेहतर होगा आप यहां से चले जाएं। रमेश चंद ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज अब गहरी और गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा, बिना देखे कैसे तय कर लिया? एक बार इन कागजों को देख तो लो। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है।
राजेश कुर्सी पर पीछे झुक गया और जोर से हंसते हुए बोला, बाबा, मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूं। लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूं कि किसकी क्या औकात है। आपकी शक्ल कहती है आपके पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर लॉबी में बैठे कुछ गेस्ट भी हंसने लगे। रमेश चंद ने गहरी सांस ली, लिफाफा टेबल पर रखा और शांत स्वर में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखना जो तुमने आज किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। पीछे बैठे गेस्ट फुसफुसाए, वाह, मैनेजर ने सही किया, ऐसे लोगों को यहीं सबक मिलना चाहिए। रमेश चंद होटल से बाहर निकल गए। उनकी धीमी चाल और झुकी हुई कमर ने पूरे स्टाफ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया। लेकिन राजेश अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर गर्व और तिरस्कार का मिलाजुला भाव था। इसी बीच बेल बॉय अजय शर्मा उस लिफाफे की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से उसे उठाया और चुपचाप अपने सर्वर कंप्यूटर की ओर चला गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसने लॉगिन किया और फाइलें खोलना शुरू किया। लिफाफे में लिखी डिटेल्स के आधार पर उसने होटल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। कुछ ही देर में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्क्रीन पर जो जानकारी थी उसने अजय को हिलाकर रख दिया। रिकॉर्ड में साफ लिखा था, रमेश चंद होटल के 65% शेयर होल्डर संस्थापक सदस्य अजय की सांसें तेज हो गईं। उसने फॉरेन प्रिंटर से रिपोर्ट निकाली। कागज हाथ में लिए वह भागता हुआ मैनेजर के केबिन में पहुंचा। अंदर राजेश अब भी किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। अजय ने धीरे से कहा, सर, यह रिपोर्ट देखिए, ये वही बुजुर्ग हैं जो यहां आए थे। ये हमारे होटल के असली मालिक हैं। राजेश ने फोन रखते हुए अजय की तरफ देखा और भौहें चढ़ा लीं। अजय, तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ऐसे लोगों की रिपोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है। ये सब फालतू बातें हैं। अजय ने फिर कोशिश की, लेकिन सर, ये रिपोर्ट साफ बताती है कि रमेश चंद हमारे होटल के मालिक हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो राजेश ने बीच में ही बात काट दी। उसने रिपोर्ट को अपनी तरफ सरका कर देखा, फिर बिना पढ़े ही उसे वापस अजय की ओर धकेल दिया। उसकी आवाज में अहंकार पहले से और ज्यादा था। उसने कहा, मुझे यह सब बकवास नहीं चाहिए। तुम्हें मैंने कहा है ना, अपना काम करो। यह होटल मेरी मैनेजमेंट स्किल से चलता है, किसी पुराने बाबा की दान दक्षिणा से नहीं। अजय हैरान रह गया। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। वह रिपोर्ट हाथ में लेकर वापस निकल गया। लॉबी में आते ही उसने रमेश चंद को याद किया। उनकी आंखों की गहराई, उनका धैर्य उसे लगा, यह मामला अब सिर्फ होटल तक सीमित नहीं है, यह इंसानियत की परीक्षा है। धीरे धीरे शाम होने लगी। गेस्ट अपने अपने कमरों में चले गए। स्टाफ अपने काम में लग गया। लेकिन अजय के दिल में हलचल बढ़ती गई। उसे यकीन था कल का दिन इस होटल की तस्वीर बदल देगा। अगली सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। होटल के हर कोने में हलचल थी। स्टाफ आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, कल जो बाबा आए थे शायद उनके बारे में कोई बड़ी बात है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ सुना है, वह होटल के बड़े शेयर होल्डर हैं। यह खबर धीरे धीरे पूरे होटल में फैल चुकी थी। लेकिन किसी को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। सबके मन में सवाल था, क्या सच में वह बुजुर्ग इस आलीशान होटल के मालिक हो सकते हैं? 10:30 बजते ही लॉबी का माहौल अचानक बदल गया। होटल के मुख्य द्वार से वही साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग रमेश चंद अंदर आए। लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक सूट बूट पहना अधिकारी था, जिसके हाथ में काले रंग का ब्रीफ केस था। सभी की नजरें एक ही पल में उसी दिशा में टिक गईं। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, वेटर सब सन्नाटे में खड़े रह गए। कल जिन्हें सबने अनदेखा किया था, आज वही शख्स होटल में किसी सम्राट की तरह प्रवेश कर रहे थे। रमेश चंद ने सीधे हाथ से इशारा किया, मैनेजर को बुलाओ। आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी, बल्कि एक आदेश की कठोरता थी। थोड़ी ही देर में राजेश कुमार बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन अहंकार अब भी बाकी था। वह आधा मुस्कुराकर बोला, जी बोलिए बाबा, आज फिर आ गए। रमेश चंद ने उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, राजेश कुमार, मैंने कल ही कहा था तुम्हें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। आज वह दिन आ गया है। राजेश सकपका गया। उसने हंसी में बात टालने की कोशिश की,
रमेश चंद के साथ आए अधिकारी ने ब्रीफकेस खोला। उसमें से मोटी फाइल निकाली और सबके सामने टेबल पर रख दी। उसने जोर से कहा, ये डॉक्यूमेंट्स साफ बताते हैं इस होटल के 65% शेयर रमेश चंद के नाम पर हैं। असल मालिक वही हैं। पूरा स्टाफ स्तब्ध रह गया। नेहा शर्मा के हाथ कांपने लगे। लॉबी में मौजूद गेस्ट्स ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए, यह तो सच में मालिक हैं। हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। रमेश चंद ने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। उनकी आवाज अब तेज और दृढ़ थी। राजेश कुमार, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे। तुम्हारी जगह अब अजय शर्मा इस पद को संभालेगा। राजेश गुस्से से कांपते हुए बोला, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? यह होटल मैं सालों से चला रहा हूं। रमेश चंद गरजते हुए बोले, यह होटल मैंने बनाया है। इसकी नींव मेरी मेहनत से रखी गई थी। मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में बाहर का रास्ता दिखा सकता हूं, पर दंड स्वरूप तुम्हें फील्ड का काम दिया जा रहा है। अब वही काम करो जो तुमने दूसरों से करवाया है। रमेश चंद ने अजय को पास बुलाया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन दिल में इंसानियत थी। यही असली काबिलियत है, इसलिए तुम इस पद के हकदार हो। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। वह भावुक होकर बोला, साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। रमेश चंद मुस्कुराए, यही सबसे बड़ी योग्यता है बेटा। फिर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट नेहा शर्मा की ओर देखा। उनकी नजर इतनी कठोर थी कि नेहा कांप गई। रमेश चंद बोले, नेहा, तुम्हारी यह गलती पहली है, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं। लेकिन याद रखना, इस होटल में कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। हर इंसान की इज्जत बराबर है। नेहा ने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। रमेश चंद ने चारों तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, यह होटल सिर्फ अमीरों का नहीं है। यहां इंसानियत ही असली पहचान होगी। जो भी अमीर गरीब का फर्क करेगा, वह इस जगह पर रहने लायक नहीं होगा। लॉबी में मौजूद गेस्ट्स ने जोरदार तालियां बजाईं। हर कोई रमेश चंद को सम्मान की नजरों से देख रहा था। जो कल तक उन्हें तुच्छ समझ रहे थे, आज वही उनके आगे झुक गए। रमेश चंद ने अंत में कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा बन जाता है। इतना कहकर वह अधिकारी के साथ होटल से बाहर निकल गए। पीछे खड़े स्टाफ और गेस्ट्स देर तक उनकी ओर देखते रहे और मन ही मन सोचते रहे, मालिक ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को उनकी इंसानियत से पहचाने, ना कि उनके कपड़ों से। उस दिन के बाद होटल का माहौल पूरी तरह बदल गया। स्टाफ अब हर गेस्ट के साथ सम्मान से पेश आता। लोग कहते, रमेश चंद ने सिर्फ होटल नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत की नींव भी रखी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और दमदार कहानियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।